हेलो एवरीवन। आज हम कर्नाटका हाईकोर्ट का एक जजमेंट देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 130। सेक्शन 130 बात करता है गुड्स या कन्वेंस के कन्फिस्केशन की और उस पर लगने वाली पेनल्टी की। 130 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि और सारे जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के उसको आप एक तरफ रख दीजिए। अगर कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है किसी कन्वेंस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उससे क्या कर रहा है, वो गुड्स का कैरेज कर रहा है और उसमें उसने क्या किया, उसने जो एक्ट का प्रोविज़न है उसको कंट्रावीन किया या उसके अंदर जो रूल्स बनाए गए उसको जो है कंट्रावीन किया। और जब तक आप प्रूफ नहीं करते हो कि ये आपकी जानकारी के बिना हुआ है, मतलब आप ओनर हो और आपकी जानकारी के बिना ये इसका यूसेज हुआ है, या आपकी मिली भगत नहीं थी, आपके एजेंट की मिली भगत नहीं थी, या किसी व्यक्ति की जो कि उसका इंचार्ज था उसके जानकारी के बिना, उसकी मिली भगत के बिना अगर यूसेज हुआ तो ठीक है। नहीं तो जो भी गुड्स है और जो भी कन्वेंस है, मतलब जो भी व्हीकल है उसको जो है कन्फिस्केट किया जा सकता है और उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 120 में जो मेजर की जाएगी। आगे क्या बोला गया है कि कोई भी कन्फिस्केशन जो होगा किसी भी गुड्स या कन्वेंस का, वो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा और उसे ऑप्शन देना पड़ेगा कि इससे बचने के लिए आप क्या करिए, एक फ़ाइन पे कर दीजिए। और वो फ़ाइन क्या करेगी, जो मार्केट वैल्यू है उस गुड्स की जिसको कन्फिस्केट किया गया है उसमें से जो टैक्स उसका चार्जेबल है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। जो वैल्यू बचेगी उतने वैल्यू की आप क्या करिए, फ़ाइन पे कर दीजिए और आपको क्या किया जाएगा, आपको जो है कन्फिस्केशन के लिए जो है आगे की प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। आगे क्या बोलता है, आगे ये बोला जाता है कि ये जो फाइन रहेगी और पेनल्टी रहेगी वो 129 सबसेक्शन 1 में जो अमाउंट है उससे जो है लेस नहीं होनी चाहिए। आगे बोलता है कि ये पहले हमने बात किसके लिए की कि भाई ओनर जो है, तो ओनर के लिए क्या हो गया कि जो मार्केट वैल्यू है गुड्स की उसमें से टैक्स आप पेबल अमाउंट माइनस कर दीजिए। जो अमाउंट है उस वो अमाउंट तक आपको जो है वो फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन जो कन्वेंस जो व्हीकल था उसका जो ओनर था तो उसको क्या ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आपका व्हीकल जो है जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फ़ाइन भरना पड़ेगा। वो फाइन क्या रहेगा, वो रहेगा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किया गया था उसके ऊपर जो टैक्स पेबल अमाउंट था उतने अमाउंट का आपको फाइन भरना पड़ेगा। आगे 130 सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी जो है पेनल्टी वगैरह जो है कोई टैक्स की जो लाइबिलिटी है, कोई चार्जेस है, वो अगर आपने फ़ाइन भर दिया तो उससे आपकी रेमिट नहीं होगी, वो इन एडिशन आपको पे करना पड़ सकता है। और बिना जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है आपको जो है कन्फिस्केशन का ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा। आगे बोला गया है कि अगर आपको जो है टाइम दिया गया है कि भाई और वो टाइम क्या कितना रहेगा, 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा, उतने टाइम में अगर आपने उस अमाउंट को पे नहीं किया तो वो गुड्स जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, उस कन्वेंस को डिस्पोज ऑफ, उस व्हीकल को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और जो अमाउंट आएगा उसको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में सबमिट कर दिया जाएगा। हमने इससे पहले क्या देखा सर, इससे पहले हमने देखा कन्फिस्केशन। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिटेंशन, सीजर और रिलीज, किसका, गुड्स का और कन्वेंस का इन ट्रांजिट। तो जो ट्रांजिट में है उसको अगर हमको डिटेन करना है, उसको सीज करना है, उसको रिलीज करना है तो हमको ये सेक्शन देखना पड़ेगा। अब ये क्या बोलता है, ये भी शुरू होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, और वो सेक्शन भी नॉट शुरू होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। बोलता है वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स और स्टोर एनी गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। तो क्या हुआ कि आपने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया किसी गुड्स को या आपने स्टोर किया है जबकि वो ट्रांजिट में है और उसमें आपने क्या किया, एक्ट या रूल के जो प्रावधान थे उसको आपने कंट्रावीन किया। ऑल सच गुड्स एंड कन्वेंस यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग द गुड्स and document relating to such good and the conveyance shall be liable to detention or seizure and after detention or seizure shall be released। तो क्या बोला गया कि उस समय क्या होगा, आपने कोई कंट्रावेंशन किया है किसी भी एक्ट का या किसी भी रूल का, तो सारे के सारे गुड्स और कन्वेंस और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सब के सब जो है डिटेंशन या सीजर के लिए लाइबल हो जाएंगे। और डिटेंशन और सीजर से रिलीज़ कब किया जाएगा, पहला कि सर जो ओनर था उस गुड्स का वो सामने आता है और वो टैक्स का पेमेंट करता है और पेनल्टी का पेमेंट करता है, तो क्या हो जाएगा,
तो फिर आपको पे करना पड़ेगा ऑन पेमेंट ऑफ द अप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। तो क्या हो जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा क्या, जो गुड्स था उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट है उतने की सेम टू सेम आपको उतने अमाउंट की जो है टैक्स और पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड है तो कितना पे करना पड़ेगा, ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 2%। तो अगर एग्जेम्प्टेड गुड है तो कितना, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, क्या बोला गया है, ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 रुपीज़। तो पहले हमने क्या देखा, पहले क्या बोला गया सर, ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। तो पहले वाले केस में क्या बोला गया है, नॉर्मल सिनेरियो में क्या बोला गया है कि जो टैक्स पेबल है उस गुड्स पर उसका 100%, मतलब उतने अमाउंट की आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन जब एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात कर रहे हैं तो क्या बोला गया है, ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। पहले टैक्स की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो उस गुड्स की वैल्यू की बात की गई है, या 25,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस, ये बोला गया है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा केस ये होगा कि जो ओनर था वो सामने नहीं आता है और वो पेमेंट नहीं करता है टैक्स की और पेनल्टी की। तो क्या होगा, ऑन पेमेंट ऑफ द अप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिड्यूस बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन। तो क्या बोला गया, जो गुड्स की वैल्यू है उसमें से आप क्या करिए, उस पर जो टैक्स अमाउंट पे करना है उसको रिड्यूस कर दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद में वो जो वैल्यू बचेगी, पहले केस में क्या था, पहले केस में नॉर्मली सिनेरियो में क्या था कि जो उस गुड्स पे जो टैक्स पेबल आ रहा है उसका 100% आपको बनना था, लेकिन यहाँ पे ओनर नहीं आया, यहाँ पे जो ओनर था वो सामने नहीं आया, तो फिर क्या हो गया, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, जो ट्रांसपोर्टर का ओनर है उसकी लायबिलिटी बढ़ जा रही है। और उसको क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या पे करना पड़ेगा, जो गुड्स की वैल्यू है उसमें से आप टैक्स उसको जो लगता है वो रिड्यूस कर दीजिए, और उस वैल्यू का जो है 50% आपको टैक्स और पेनल्टी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। और अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो क्या बोला गया है, ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। कितना बोला गया कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो क्या बोला गया, पहले क्या था कि सर अगर ओनर सामने आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है उसकी जो वैल्यू है उस पर 2% भर दीजिए, 25,000 विच एवर इज लेस, इतना भर के आप क्लियर थे। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे ओनर सामने नहीं आया, मतलब आपने ट्रांसपोर्टेशन तो किया है लेकिन जिसका माल आपने ट्रांसपोर्ट किया वहाँ पे ओनर सामने नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, आपको पे कितना करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा कितना, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स की वैल्यू है उसका 5% या 25,000 विच एवर इज लेस। आगे जो है 129C क्या बोलता है, अपॉन फर्निशिंग अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी मतलब एक बॉन्ड देना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट नो सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन और सीज विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑन द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। तो जब तक आप एक ऑर्डर पास नहीं करोगे तब तक आप क्या कर सकते हो, आप सीज नहीं कर सकते हो, आप डिटेन नहीं कर सकते हो। और इसके आगे मेरे हिसाब से इसमें कुछ जो है 129(3) एक बार देख लेते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग और गुड्स और कन्वेंस शैल इशू अ नोटिस स्पेसिफाइंग द टैक्स अमाउंट एंड पास द ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि आपको जो है ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ऐसा करके 129 सेक्शन जो है ये खत्म होता है। अब आते हैं अपने फैक्ट्स के ऊपर। अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, पहला तुमने पढ़ लिया कि 129 बात करता है डिटेंशन की, सीजर की, रिलीज की, ये बात करता है ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, और 130 बात करता है कन्फिस्केशन की। अब क्या हुआ यहाँ पे, द पेटिशनर इज ए ट्रांसपोर्टर एंड ऑपरेट अंडर GST रजिस्ट्रेशन। तो अब क्या था कि मैं जो है ट्रांसपोर्टर था और मैं GST मैंने रजिस्ट्रेशन लेके रखा था, और मुझे जो है दिल्ली में एक जो कंसाइनर ने बोला कि ये टोबैको का प्रोडक्ट है, आपको ये तमिलनाडु में जो है आपको डिलीवर करना है। द पेटिशनर अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू सलेम विद अप्रोप्रिएट टैक्स इनवॉइस ई-वे बिल्स। और उसने क्या किया, ई-वे बिल वगैरह टैक्स इनवॉइस के साथ में उसने क्या किया, अप्रोप्रिएटली उसने जो है माल को डिस्पैच कर दिया। द पेटिशनर व्हीकल बियरिंग नंबर, तो ये व्हीकल नंबर था, उसको इंटरसेप्ट किया गया 10 अगस्त 2020 को लगभग 9:45 पे। और जो ड्राइवर था या पर्सन इंचार्ज था उस कन्वेंस का, उसने क्या किया, उसने लॉरी रिसीट्स जो थी, ई-वे बिल था और टैक्स इनवॉइस था, उसने वो दिया ऑफिसर के सामने। फिर ऑफिसर ने क्या किया, ऑफिसर ने एक फिजिकल वेरिफिकेशन का एक जो है ऑर्डर पास किया 10 अगस्त 2020 को,
और ऑफिसर ने क्या किया, फिजिकल वेरिफिकेशन कैरी आउट किया और उसने एक रिपोर्ट बनाई। फिर ऑफिसर ने क्या किया, ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास किया डिटेंशन का, कि उसने वो मैं इसको डिटेन कर रहा हूँ, उसने एक ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 129(1). अभी हमने बात की कि 129(1) में वो क्या कर सकता है, वो डिटेन कर सकता है। और आगे क्या हुआ, द पिटिशनर रिस्पॉन्डेड टू द डिटेंशन ऑर्डर। तो डिटेंशन ऑर्डर जब उसने पास किया तो उसने क्या किया कि जो ड्राइवर था उसके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, नेसेसरी डिटेल्स थी और उसमें प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन था, जैसा कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एग्री हुआ है, और वहाँ पे कोई भी लॉ का कोई जो है कंट्रावेंशन नहीं है, न तो टैक्स का इवेजन है, ऐसा करके उसने रिप्लाई किया। देयर आफ्टर द सो कॉज नोटिस डेटेड 25 अगस्त 2018 इज इशूड इन फॉर्म GST MOB 07 अंडर सेक्शन 129(3) ऑफ द एक्ट। अब क्या हुआ, उसके बाद में उसको 25 अगस्त 2020 को एक जो है 129(3) में जो है क्या हुआ, इसको जो है सो कॉज नोटिस इशू किया गया। Calling upon the petitioner to show cause why there should not be levy of penalty of tax and penalty as contemplated under section 129(1)(b। तो बोला गया कि सिर्फ 129(1)(b) में जो पेनल्टी है इतना जो है आपको क्यों नहीं भरना चाहिए, ऐसा करके वो बोला गया। आगे क्या हुआ, द पिटिशनर हैज़ फाइल्ड ऑब्जेक्शन वाइड रिप्लाई डेटेड 1 सितंबर 2020। तो पिटिशनर ने क्या किया, 1 सितंबर 2020 को एक रिप्लाई फाइल किया। एंड द पिटिशनर एसेंशियल रिस्पॉन्स इज दैट द पिटिशनर एज अ ट्रांसपोर्टेशन had ensured that the necessary documents were accompanying the conveyance and the petitioner could establish the existence of both consignor and consignee। तो उसने बोला सर कि कंसाइनर भी है और कंसाइनी भी है, और मैंने तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे कैरी फॉरवर्ड करने थे मैंने वो किया है। इट इज़ आफ्टर द रिप्लाई डेटेड 1 सितंबर 2020 एट द। अब क्या हुआ, 1 सितंबर 2020 को इसने रिप्लाई कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि पहले प्रोसीडिंग किस में चल रही थी, पहले जो नोटिस इशू हुआ था वो 129 में हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया कि 130 में जो है ये नोटिस इशू कर दी गई और पूछा गया क्यों आपके ऊपर पेनल्टी, टैक्स और फाइन आपके ऊपर क्यों लेवी नहीं की जाए। द रिस्पॉन्डेंट इन इशूइंग द सो कॉज नोटिस डेटेड 7 सितंबर वाइल रिकॉर्डिंग द सो कॉज नोटिस डेटेड 25 अगस्त 2020 स्टैंड अबेटेड। तो उन्होंने क्या किया कि जो अब नोटिस इशू की वो 130 सेक्शन में कर दी, और जो पहले वाली नोटिस जो 25 अगस्त को इशू की थी उसको उन्होंने क्या किया, स्टैंड अबेटेड, मतलब उसको वहाँ पे उन्होंने स्थिर कर दिया और उसको कैंसिल कर दिया। अब उन्होंने जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि भाई ये जो पिटिशनर मतलब जो ट्रांसपोर्टर है उसकी मिली भगत है किसके साथ में, कंसाइनर और कंसाइनी के साथ में, और ये करके उन्होंने बोला कि ये बेनिफाइड इंटेंशन वगैरह है, वो टैक्स जो है इवेड करना चाहते, ऐसा ऐसा करके उन्होंने नोटिस इशू कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसका जो जजमेंट है उसको एक बार डिटेल में जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे।